हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा और आज हम एक ऐसे जीव वैज्ञानिक या यूं कहिए एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सिद्धांत को गढ़ने के लिए अपने बच्चों पर प्रयोग किए और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आप सब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की। तो आज हम बात करेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। तो जीन पियाजे का पूरा नाम क्या था? तो जीन पियाजे का पूरा नाम देखो यहां लिखा है, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। क्या नाम था इनका? जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ये जीन पियाजे का पूरा नाम था। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक, मूलतः तो ये जीव वैज्ञानिक थे, लेकिन इनके जो प्रयोग थे वो पेडागोजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लेकर आए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था कोग्निटिव डेवलपमेंट का, थियोरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसीलिए जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी कोग्निटिव साइकोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो जीन पियाजे कहे जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो अब यहां पर एक शब्द आया, संज्ञान या कोग्निटिव। तो संज्ञान या कोग्निटिव का क्या अर्थ होता है? तो संज्ञान को इंग्लिश भाषा में कहते हैं कोग्निशन। क्या बात है? संज्ञान को इंग्लिश भाषा में कहते हैं कोग्निशन। और कोग्निशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कोनिटो से हुई है। किससे हुई है? कोनिटो से। और किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कोनिटो का अर्थ होता है टू नाउ, यानी जानना। तो मैंने आपको क्या बात बताई? मैंने आपको बताई कि जो संज्ञान शब्द है उसको इंग्लिश भाषा में कोग्निशन कहते हैं। कोग्निशन शब्द लैटिन भाषा के कोनिटो से बना है और कोनिटो का जो अर्थ होता है टू नाउ, यानी जानना। तो इस प्रकार संज्ञान को अंग्रेजी में कोग्निशन कहते हैं। कोग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोनिटो से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, जानना। यानी मनुष्य की किसी भी वस्तु या किसी भी घटना को समझने, उस घटना को जानने और उसका बोध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संज्ञान कहते हैं। वास्तव में संज्ञान में समस्त मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को समझना, परसेप्शन करना, किसी भी चीज का बोध करना। ठीक, ये जितनी निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सब जो होती है हमारे मेंटल ओरिजिन में आती है, मानसिक परिधि में आती है। और जब जिस अवधारणा में ये समस्त मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती है उसको हम कहते हैं संज्ञान। तो संज्ञान किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी गतिविधि को जानने, समझने और बोध करने की एक प्रक्रिया होती है। वास्तव में संज्ञान में समस्त मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था इसको प्रतिपादित किया था जीन पियाजे ने, मैंने आपको बता दिया। और जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे को ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। वास्तव में मनोविज्ञान के 4 स्तंभ होते हैं, यानी साइकोलॉजी के 4 पिलर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है इन 4 पिलर पे पूरा मनोविज्ञान ठहरा हुआ है। और ये 4 पिलर कौन कौन थे? एक थे बेंडूरा, एक जीन पियाजे, एक बीएफ स्किनर और एक सिगमंड फ्राइड। मैंने क्या बात बताई? मैंने बताया आपको कि मनोविज्ञान के 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो अल्बर्ट बेंडूरा, एक जीन पियाजे, एक बीएफ स्किनर और एक सिगमंड फ्राइड। आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पिता ये कहलाते थे जीन पियाजे, और मनोविज्ञान के 4 स्तंभों में से एक है जीन पियाजे, जिनके आज संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं। एक तो होते हैं अल्बर्ट बेंडूरा, एक जीन पियाजे, एक बीएफ स्किनर और सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड यानी जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था, बीएफ स्किनर जिनके साथ क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जुड़ा हुआ है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। और जीन पियाजे ने कोग्निशन थ्योरी दी,
थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट दिया। तो इस प्रकार से जो मनोविज्ञान के 4 स्तंभ है उनमें से जीन पियाजे भी एक स्तंभ है। और मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को गढ़ने के लिए अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे। और इनके बच्चों के नाम थे जैकलिन, एक का नाम था लूसियन और एक का नाम था लोरेंट। तो जीन पियाजे ने अपने थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट को गढ़ने के लिए अपने बच्चों पर प्रयोग किए और अपने बच्चों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले इनके बारे में कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। इन्होंने एक चीज और कही, इन्होंने कहा कि जो खेल होता है, खेल बालकों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब खेल क्या होता है? तो देखो, जिस भी क्रिया को करने में बच्चे को आनंद आए वो खेल कहलाता है। जिस भी क्रिया को करने में, जिस भी एक्टिविटी को करने में, जिस भी गतिविधि को करने में बच्चे को आनंद की अनुभूति हो उसको खेल कहेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के पास उसके पिता ने बहुत सारे खिलौने रख दिए और कहा बेटा इनसे खेलो, लेकिन वो बच्चा उनसे ना खेल के मिट्टी से खेल रहा है। उसके पिता ने कहा बेटा इन खिलौनों से खेलो, इतने सारे टॉयज रखे हैं इनसे खेलो, लेकिन उसने कहा नहीं पापा मुझे तो मिट्टी से खेलने में मजा आ रहा है। तो इसका मतलब मिट्टी के साथ जो वो गतिविधि कर रहा उसमें उसको आनंद की अनुभूति हो रही और इस समय ये उसके लिए खेल है। तो खेल की सिंपल परिभाषा होगी कि जिस किसी भी क्रिया को करने में आनंद की अनुभूति बच्चे को हो उसको खेल कहते हैं। और ये जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे के बौद्धिक विकास में, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में खेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक इनका जो कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी थी, ये स्टेज अप्रोच थी। स्टेज अप्रोच से मतलब है कि इन्होंने कहा था कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो विभिन्न स्तरों पर होता है, विभिन्न स्टेजेस में वो बौद्धिक विकास होता है। और इस सिद्धांत में आप पढ़ेंगे इन्होंने 4 स्टेजेस मानी थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वस्तुतः इनका जो सिद्धांत था वो स्टेज अप्रोच थी। जीन पियाजे का सिद्धांत स्टेज अप्रोच थी। और जीन पियाजे का जो सिद्धांत था ये जीव विज्ञान और ज्ञान मीमांसा इपिस्टेमोलॉजी पर आधारित था। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत था वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एवं ज्ञान मीमांसा इपिस्टेमोलॉजी पर आधारित था। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जीन पियाजे थे वो मुख्यतः जीव वैज्ञानिक थे और इनका जो पूरा सिद्धांत है बायोलॉजी पर आधारित था। और ज्ञान मीमांसा इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में यह जानने की कोशिश की कि ज्ञान क्या होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे होता है, किन स्तरों पर होता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इस बौद्धिक विकास को या इस ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो इन्होंने ज्ञान और बौद्धिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की, इसीलिए इनके सिद्धांत को कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा पर आधारित होता है। और इनका एक और बात ये कहते थे कि जो बौद्धिक विकास होता है ये आयु से संबंधित होता है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बच्चे का बौद्धिक विकास होता चला जाता है। और इसी चीज को साबित करने के लिए इन्होंने बौद्धिक विकास के लिए 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था और इसलिए इनके सिद्धांत को स्टेज अप्रोच कहा जाता है। और इनका जो पूरा सिद्धांत था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तर्क और मनोविज्ञान इसके मध्य एक ब्रिज का काम करता था, एक सेतु का काम करता था। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तर्क एवं मनोविज्ञान के मध्य एक सेतु का कार्य करता था। एक ये कहते थे कि बच्चे जो भी बिहेवियर करते हैं, बच्चों के जितने भी प्रकार का व्यवहार होता है उसका मूल, उसका रूट कहीं ना कहीं उनके शैशव अवस्था में छिपा रहता है। तो इनका मानना था जीन पियाजे का कि सभी प्रकार के व्यवहारों का मूल शैशव अवस्था का व्यवहार है। और इसके साथ साथ ये कहते थे कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समझ का विकास करते हैं। यानी इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चा जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को प्राप्त करता है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी होता चलता है। यानी ये मानते थे कि जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और बच्चे का जो वातावरण होता है एनवायरमेंट, उसके बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके द्वारा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या
कोग्निटिव डेवलपमेंट होता चलता है। तो इस सेंटेंस को दोबारा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। इनका मानना था कि बच्चे का बौद्धिक विकास उसके वातावरण और उसकी जो जैविक परिपक्वता होती है, यानी एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की अंत्य क्रिया पर, इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती चलती है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास होता चलता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनमें से लगभग ये 8 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी भी जाती है। तो हम इनको देखेंगे। पहली पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें इन्होंने वास्तव में बच्चे के नैतिक विकास पर चर्चा की, और इस पुस्तक को हम क्या कहते हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जीन पियाजे की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक एक और महत्वपूर्ण थी इनकी, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम बताया मैंने, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। तीसरी पुस्तक थी बायोलॉजी एंड नॉलेज, बायोलॉजी एंड नॉलेज। चौथी थी स्ट्रक्चरलिज्म, और पांचवी थी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये बहुत फेमस पुस्तक थी इनकी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, और एक ये द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। छठी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या बात बताई मैंने, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। सातवीं थी द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। दोबारा बता देता हूं, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। और आठवीं थी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। इस पुस्तक में द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और इस बात को एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी स्थान दिया गया था, कंस्ट्रक्ट विजन के नाम से, कि बच्चे अपने ज्ञान का सर्जन करता स्वयं होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी 8 पुस्तकें महत्वपूर्ण थी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बायोलॉजी एंड नॉलेज, स्ट्रक्चरलिज्म, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। सातवीं थी द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। आठवीं थी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। अगर हम जीन पियाजे के कार्यों की बात करें तो जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता तो कहा ही जाता है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वास्तव में चाइल्ड डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किए, यानी बाल विकास और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे के जो कार्य हैं वो अभूतपूर्व और उल्लेखनीय हैं। किस किस क्षेत्र में, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में और कोग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में। एक इनका संबंध ज्ञान मीमांसा से था, इनके जो सिद्धांत का संबंध ज्ञान मीमांसा से था। वास्तव में जीन पियाजे ये जानना चाहते थे कि बालक सीखते कैसे हैं, बालकों के ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, बालकों के अधिगम करने के तरीके कौन से होते हैं, और उनके ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो उस संबंध में मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को इनकी जो 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष होती है, और चौथी आती है किशोरावस्था में जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 वर्ष के बाद होती है। इन चारों स्टेजों का अध्ययन भी हम करेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हमें इनके बारे में सब बातें जानना बहुत जरूरी थी। तो जो बातें मैंने आपको बताई अभी, मैं उनको एक बार बड़े संक्षेप में दोहरा देता हूं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को कहते हैं थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, और संज्ञान जो होता है उसको अंग्रेजी में कोग्निशन कहते हैं। ये लैटिन भाषा के कोग्निटो से बना है जिसका अर्थ होता है टू नाउ या जानना, और संज्ञान या कोग्निशन में समझने, जानने, बोध करने, प्रत्यक्षीकरण करने, निर्णय लेने और किसी भी चीज को समझने की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी जो हमारा मेंटल ओरिजिन है, जो हमारी समस्त मानसिक प्रक्रियाएं, चाहे रीजनिंग करना हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो सब संज्ञान में आ जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास के पिता जीन पियाजे कहलाते हैं। ये मनोविज्ञान के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 4 स्तंभ थे अल्बर्ट बैंडुरा, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर और सिगमंड फ्राइड। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, और ये खेल
कि बालकों के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेज दी थी, इसलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को स्टेज अप्रोच कहते हैं। इनका सिद्धांत जीव विज्ञान और ज्ञान में मानता, एपिस्टेमोलॉजी पर आधारित था। इनके सिद्धांत को तर्क एवं मनोविज्ञान के मध्य एक ब्रिज माना जाता है। और इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो अपने उनका बौद्धिक विकास होता जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें थी, जिसमें से 8 पुस्तकें मैंने आपको बताई। और जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। और इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी बच्चों के सीखने के तरीके और जो उनके ज्ञान के निर्माण करने का तरीका था, उसका अध्ययन इन्होंने अपने बच्चों पर किया था। अब इससे आगे हम इनकी स्टेज अप्रोचेस के बारे में जानेंगे और उनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, ये स्टेज अप्रोच थी। स्टेज अप्रोच से मतलब है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की जो व्याख्या की थी 4 स्टेजेस के आधार पर की थी। जीन पियाजे मानते थे कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती चलती है, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। और यह संज्ञानात्मक विकास 4 स्टेजेस में होता है और इन स्टेजेस की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेस का जिक्र किया है। इन स्टेजेस को आप हिंदी में याद न रखकर इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी के ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहली स्टेज इनकी थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। दूसरी स्टेज थी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। तीसरी थी इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी। और चौथी और चरम मतलब अंतिम जो अवस्था थी, वो थी इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था थी। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं के माध्यम से विभाजित किया। इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को स्टेज अप्रोच कहते हैं। जीन पियाजे मानते थे कि बालक की जो बुद्धि होती है, उसका जो विकास होता है, वो जैविक परिपक्वता और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। तो इन्होंने जो 4 स्टेजेस मानी थी, सबसे पहले इन्होंने मानी थी सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। दूसरी स्टेज होगी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। तीसरी स्टेज होगी इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी। और चौथी हो गई इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था थी। तो आपको इन स्टेजेस के नाम भी याद रखने और ड्यूरेशन भी याद रखने। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की ये पहली अवस्था थी, जिसको हम कहते थे सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। वास्तव में संवेगात्मक विकास की अवस्था थी। इसमें बच्चे का जितना भी विकास होता था, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता था। यानी बालक जितना भी अधिगम करता था, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से करता था। इसीलिए इस स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज को यानी जीन पियाजे की पहली अवस्था को अनुकरण, स्मृति और निरूपण की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता था, वो होता था ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की पहली अवस्था का सबसे बड़ी विशेषता थी। अब ये वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है? देखो, तो जो जीन पियाजे की अवस्था थी, उसका उसमें पहली अवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, वो था वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इस और ये 18 से 24 माह में आती थी। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी या वस्तु स्थायित्व का गुण 18 से 24 माह में उत्पन्न होता था। अब ये वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी है क्या? इसका मतलब होता है कि बालक के सामने वस्तु ना होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनिए, कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी या वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि किसी बालक के सामने कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु ना होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। अब दूसरा, इसी अवस्था में यानी सेंसरी मोटर स्टेज में इसकी माटा का प्रयोग होता था। अब ये इसकी माटा क्या है?
एक्चुअली जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बहुत सारी टर्मोलॉजी को गढ़ा था, बहुत सारी शब्दावली उन्होंने प्रयुक्त की थी। इसी में एक आता था स्कीमाटा। स्कीमाटा, ये स्कीमा एक उन्होंने शब्द गढ़ा था, उसका बहुवचन होता है। इसका मतलब होता है स्कीमाटा एक ऐसी विधि होती है जिसमें मस्तिष्क पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान को व्यवस्थित करता है। क्या बात बताई मैंने कहा है कि स्कीमाटा एक ऐसी विधि होती है जिसमें मस्तिष्क या बालक का ब्रेन या बालक का दिमाग, जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं, उसके आधार पर ज्ञान को व्यवस्थित करता है। उसको बोलते थे ये इसकी माटा। और इन्होंने जो पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज, उसको इन्होंने 6 उपभागों में विभाजन किया था। तो उसके अलग अलग नाम रखे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सिद्धांत है और इंपॉर्टेंट है, डीपली बता रहा हूं आप लोगों को। तो सेंसरी मोटर स्टेज को जीन पियाजे ने 6 उपभागों में विभाजित किया था। तो मैंने आपको पहली स्टेज जो बताई वो बताइए सेंसरी मोटर स्टेज। ये बताई जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये संवेगात्मक विकास की अवस्था है जिसमें बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इसमें अनुकरण, स्मृति और इसको निरूपण की अवस्था भी कहते हैं। वस्तु स्थायित्व और स्कीमेटा, ये 2 इसकी प्रमुख विशेषता है। वस्तु स्थायित्व का गुण यानी वस्तु के सामने ना होने पर भी उसका अस्तित्व बालक समझता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। स्कीमेटा यानी स्कीमा का बहुवचन होता है। ये एक विधि होती है जिसमें मस्तिष्क अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान को व्यवस्थित करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्कीमाटा को कि जब बालक प्रारंभ में कोई भी क्रियाएं करता है तो वो बिना उद्देश्य के होती हैं, जैसे कि रोना, चिल्लाना, उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे उसकी क्रियाओं में उद्देश्य सम्मिलित हो जाता है। जब उसकी क्रियाओं में उद्देश्य सम्मिलित हो जाता है, जब बालक की क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती बल्कि उसमें कोई उद्देश्य का तत्व भी सम्मिलित होता है, तब उसको हम स्कीमेटा कहते हैं। और ये सेंसरी मोटर स्टेज 6 और अन्य अवस्थाओं में विभाजित थी। अब हम दूसरी स्टेज पर आते हैं जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था थी। तो दूसरी अवस्था जीन पियाजे की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा। भाई देखो क्या बताया मैंने, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 अवस्थाओं में बांट दिया। पहली अवस्था थी प्री कंसेप्चुअल फेज, यानी जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था थी। और दूसरी अवस्था को उन्होंने कह दिया इंटेटिव स्टेज। इंटेटिव स्टेज ये थी 4 से 7 वर्ष की अवस्था। तो जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग तो आ गया प्री कंसेप्चुअल फेज जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था थी। दूसरा भाग आ गया द फेस ऑफ इंटेटिव थॉट जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था थी। अब जो पहली अवस्था थी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, प्री कंसेप्चुअल फेस जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था थी, इसमें 2 बातें होती है। एक तो होता है जीववाद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म, और एक होता है अनुभवातीत तर्क ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। अब ये जीववाद एनिमिज्म क्या होता है और अनुभवातीत तर्क यानी ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग ये क्या होता है। तो देखो जीववाद जैसे इसके नाम से पता चला, एनिमिज्म, इस अवस्था में क्या होता है, बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझता, यानी वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इन दोनों में अंतर नहीं समझता। जैसे कि कोई बच्चा या कोई बालिका गुड़िया के साथ जीवित प्राणी जैसा व्यवहार करने लगती है, उसको नहलाती है, उसको सजती संवारती है और उसके अपने साथ बिस्तर पर भी सुलाती है, उसके साथ खेलती है, उसके साथ प्यार करती है। तो इसका मतलब वो निर्जीव गुड़िया को भी, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझ रही है। तो जीववाद एनिमिज्म का अर्थ होता है सजीव एवं निर्जीव में अंतर ना समझ पाना। और ये जो अनुभवातीत तर्क होता है यानी ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग, इसका मतलब होता है विशिष्ट से विशिष्ट ही हो। इसमें बालक विशिष्ट से विशिष्ट हो जाता है। जैसे कि ए बै एक साथ आते हैं तो बालक ये समझेगा कि ए के साथ बै जरूर आएगा, ठीक। या फिर कि बालक बस में बैठ के शहर जाता है तो उसके दिमाग में अनुभवातीत तर्क ये बनेगा कि सारी बसें
जितनी भी बसें जाती हैं अड्डे से वो सब शहर में जाती है। तो अनुवर्ती तर्क का मतलब हो गया विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। और उदाहरण मैंने आपको देके बताया कि अगर किसी बालक के गांव से बस शहर की तरफ जाती है तो वह यह मानेगा कि सारी बसें शहर की तरफ ही जाती हैं। और इसके बाद दूसरा और इसमें प्री कंसेप्चुअल स्टेज में बालक लगभग 200 शब्दों का संग्रह कर लेता है, यानी 200 शब्दों को बालक अपने शब्दकोश में समाहित कर लेता है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी जो अवस्था बताई थी वो बताई थी इंटेटिव स्टेज। अब जीन प्याजे और उनके साथियों ने जिस अवस्था का सबसे अधिक अध्ययन किया है वो अवस्था यही थी, इंटेटिव स्टेज। ये सर्वाधिक अध्ययन की जाने वाली अवस्था थी। यानी जीन प्याजे और उनके साथियों ने दूसरी वाली जो मुख्य अवस्था थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी जो दूसरी अवस्था थी इंटेटिव स्टेज, उसका सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है कि जीन प्याजे ने और उसके साथियों ने किस अवस्था का सबसे अधिक अध्ययन किया था, तो होती इंट्यूटिव स्टेज। या सर्वाधिक अध्ययन की जाने वाली अवस्था थी। और इसमें तीन चीजें आती थी। एक तो था अहम भाव जिसको हम बोलते थे इगोसेंट्रिज्म, एक था केंद्रीयता जिसको बोलते थे सेंट्रिज्म, और एक था अनुकर्मण्यता जिसको बोलते थे इरिवर्सिबिलिटी। अब जब सबसे पहले आता था इगोसेंट्रिज्म, तब इस टर्म को समझो कि इगोसेंट्रिज्म क्या होता है। इसमें बालक ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही है। यानी जो उसका दृष्टिकोण होता है वो होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है और मेरे जो आसपास है यही दुनिया है, इसके अलावा आगे दुनिया नहीं है, और मेरा अस्तित्व है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब सही है। इसको बोलते थे अहम भाव, इगोसेंट्रिज्म। यानी वो किसी भी परिस्थिति या किसी भी समस्या को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता था। ठीक है, और वो ये सोचता था कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। केंद्रीयता, सेंट्रिज्म, इसमें एक बालक क्या समझता था, इसमें बालक समस्या समाधान के लिए बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग नहीं करता था। वो समस्या समाधान के लिए केवल एक ही प्रकार की युक्ति का प्रयोग करता था और उसको वो सही समझता था। इसको बोलते थे सेंट्रिज्म। इसके बाद आता इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता था, बालक में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता था। यानी अगर वो किसी समस्या को या किसी परिस्थिति को या किसी कार्य को जिस तरीके से करता था वह उल्टा क्रम करके उस कार्य को नहीं कर सकता था। यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता था। तो ये इंट्यूटिव स्टेज जो जीन प्याजे उसके साथियों ने सबसे अधिक अध्ययन किया था, उसकी तीन विशेषताएं थी। एक तो इगोसेंट्रिज्म, एक सेंट्रिज्म और एक अनुकर्मण्यता यानी इरिवर्सिबिलिटी। अब इसके बाद आती है, अच्छा एक चीज होती है, इसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी पीरी ऑपरेशनल स्टेज और तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। तो मैंने क्या बताया कि तीसरी अवस्था आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। यानी अगर बालक किसी कार्य को सीधे तरीके से कर सकता है तो उसी कार्य को उल्टे तरीके से भी वो कर सकता है। एक इसमें मूर्त चिंतन की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे नाम से पता चल रहा कॉन्क्रीट, तो इसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। मूर्त चिंतन का मतलब होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग का कि जो वस्तुएं सामने हैं बालक उसके बारे में सोच सकता है, लेकिन जो वस्तुएं सामने नहीं है बालक उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। यानी सामने दिखाई देने वाली वस्तुएं या जिन वस्तुओं को बालक ने देखा है उन वस्तुओं के विषय में ही बालक चिंतन कर सकता है, लेकिन ऐसी वस्तुएं जो बालक ने न देखी न सुनी उनके बारे में बालक चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्क्रीट थिंकिंग या मूर्त चिंतन की अवस्था है। दूसरा, इससे पहली वाली अवस्था में क्या होता था, बालक में अहम भाव इगोसेंट्रिज्म आ जाता था, लेकिन इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक के इगोसेंट्रिज्म में कमी आने लगती है। यानी बालक समझने लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ही सही नहीं है, मेरे अलावा जो लोग कर रहे हैं वो भी सही है। इसके अलावा यहाँ पर चिंतन थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है, चिंतन संगठित और प्रतीकात्मक चिंतन हो जाता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक का चिंतन
प्रतीकात्मक और संगठित हो जाता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी, इसमें बालक मुद्रा संपर्क यानी करेंसी का कॉन्सेप्ट और दूरी, डिस्टेंस, भार, ऊंचाई, इन सब का अंडरस्टैंडिंग करने लगता है, इन सब के बारे में समझने लगता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो जीन पैदे की तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बालक मुद्रा संपर्क पे, दूरी, भार, ऊंचाई आदि का बोध करने लगता है। इसके अलावा एक और विशेषता आती है संबंध बनाने की। बालक क्या करता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, वस्तुओं के मध्य उचित संबंध को देखने लगता है। और वस्तुओं के मध्य उचित संबंध ये कई तरीके से देखता है, जैसे वस्तुओं का समूहीकरण करने लगता है। आपने बालक को बहुत सारे एनिमल्स दे दिए और उसमें कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक हैं और कुछ एनिमल्स उसमें वाइल्ड है, तो बालक यहाँ पे ग्रुप बनाना सीख जाएगा। वो क्या करेगा कि वाइल्ड एनिमल्स को अलग कर दिए और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको अलग कर दिए। डोमेस्टिक में भी उसने पेट एनिमल्स को अलग कर दिए और दूसरे एनिमल्स को अलग कर दिए। और ऐसे ही उसने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें उसने जो बड़े एनिमल्स हैं उनको एक तरफ कर दिए, जो छोटे एनिमल्स हैं उनको एक तरफ कर दिए। यानी यहाँ पर वो वर्गीकरण करना सीख गया, क्लासिफिकेशन। यहाँ पर वो क्रम निर्धारित करना सीख गया, उनकी वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाना सीख गया। इसके बाद चौथी स्टेज और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। वास्तव में जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है वो जो चरम स्टेज है, जो चरम अवस्था है जीन पैजे के सिद्धांत की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक किशोर अवस्था में होता है, माध्यमिक स्तर पर होता है, किशोर अवस्था में होता है और माध्यमिक स्तर पर होता है। एक बात हो, बालक का जो सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास होता है, अधिकांश जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके घर के वातावरण और स्कूल के वातावरण पर निर्भर करता है। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके घर के वातावरण, स्कूल के वातावरण और खेल के मैदान, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक मूर्त चिंतन करता था, कॉन्क्रीट थिंकिंग करता था, यानी जो वस्तु उसको दिखाई दे रही है उसके विषय में ही, या जिन वस्तुओं को जानता था उसके विषय में ही वो चिंतन, थिंकिंग कर सकता था। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि जिन पैजे कहते थे कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी बढ़ता चला जाता है, और एक प्रकार से बुद्धि को अनुकूलित प्रक्रिया मानते थे। और ये कहते थे कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है और जो बालक का वातावरण है उसकी अंतःक्रिया पर बालक का कोग्निटिव डेवलपमेंट निर्भर करता है, बालक का संज्ञानात्मक विकास उस पर निर्भर करता है। वो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी किशोर अवस्था में जो होती थी 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता था। अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता था। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, यानी जो वस्तुएं बालक को दिखाई नहीं दे रही, बालक उनके बारे में भी चिंतन करता था। यानी स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ठीक है जी, जो वस्तु से परे कौन सा जगत है, उन सब के बारे में भी बालक चिंतन करने लगता था। एक दो तरह के चिंतन होते हैं, एक तो अपसारित चिंतन जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक होती है अभिसारी चिंतन। तो बालक यहाँ पर अपसारी चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता था। अपसारी चिंतन यानी यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक अपसारी चिंतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको भी करने लगता था। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, यानी बालक के चिंतन में सृजनात्मकता का गुण आने लगता था, क्रिएटिविटी का गुण आने लगता था। बालक का जो चिंतन था उसमें फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलाबोरेशन, इन 4 तत्वों का समावेश हो जाता था। उसका चिंतन लचीला हो जाता था, उसका चिंतन ऐसा हो जाता था कि वो कोई नवीन निर्माण करता था जो उसके और पूरे समूह के लिए लाभदायक होता था। यानी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित होती है, सृजनात्मकता से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में इसका अपसारी चिंतन है वैसे तो, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो गूगल ट्रांसलेट से पेपर को ट्रांसलेट करते हैं तो अपसारी की जगह अभिसारी भी आ जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है। वो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये सृजनात्मकता से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, कुछ भी नया करना, वो क्रिएटिविटी कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक एडल्ट की तरह, प्रौढ़ की तरह सोचने लगता है, उसके सोचने का तरीका नवीन हो जाता है, वो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क करने लगता है, यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव
थिंकिंग करने लगता है। अब ये परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है? क्या होता है कि बालक समस्या समाधान करने के लिए बहुत सारे कच्चे अनुमान लगा लेता है, बहुत सारी बहुत सारी परिकल्पनाएं बना लेता है। जरूरी नहीं कि वो सारी परिकल्पनाएं उस समस्या समाधान को करे, लेकिन उनमें से कोई एक परिकल्पना उस समस्या समाधान को कर देगी। यानी समस्या समाधान के लिए अनुमानित समाधान निर्धारित कर लेता है। परिकल्पना का क्या मतलब होता है कि बालक समस्या समाधान करने के लिए अनुमानित समाधान निर्धारित कर लेता है, जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। इन परिकल्पना को परीक्षण करने की योग्यता विकसित कर लेता है। जिस परिकल्पना द्वारा समस्या समाधान होता है उसे अपना लेता है और बाकी को वो छोड़ देता है। यानी इस स्तर पर आकर बालक हाई लेवल की थिंकिंग करने लगता है। इसको जीन पियाजे ने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग का। इसके अलावा बालक में विकेंद्रीकरण डिसेंटरिंग होने लगता है। विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग का मतलब है कि बालक ये समझने लगता है कि समस्या समाधान केवल एक तरीके से ही नहीं हो सकती, उसको कई तरीके आ जाते हैं समस्या समाधान करने के, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के, उसको कई सारे तरीके आ जाते हैं। तो आई थिंक कि ये सब अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। इससे पहले भी मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बहुत कुछ बताया था, उनकी पुस्तकें बताई थी, जीन पियाजे के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। एक्चुअली जीन पियाजे का जो पूरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये स्टेज अप्रोच है, जबकि इनके साथी थे ब्रूनर, उनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था प्रोसेस अप्रोच था। वो क्या था? प्रोसेस अप्रोच। और जीन पियाजे जीव वैज्ञानिक भी थे और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक भी थे। जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों थे। उनका पूरा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीव विज्ञान पर और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर आधारित है। यानी ये मानते थे कि बालक जो होता है विभिन्न अवस्थाओं में सीखता है और विभिन्न अवस्थाओं की बहुत सारी विशेषताएं होती है। और ये 4 तरह की अवस्थाएं मानते थे जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी, इसमें जो बालक अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण आता है जो 18 से 24 माह की अवस्था में आता है, इसके मेटा का प्रयोग करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती थी, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा था, प्री कंसेप्चुअल फेज और इंटेटिव स्टेज। और जो इनकी इंटेटिव स्टेज थी वो जीन पियाजे उसके साथ इन्होंने उसका सर्वाधिक अध्ययन किया था। जीववाद एनिमिज्म शब्द भी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए ही गढ़ा था और अनुभूति तर्क ये भी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए ही गढ़ा था। उसके अलावा इगोसेंट्रिज्म केंद्रीयता और इरिवर्सिबिलिटी ये सब इंटेटिव स्टेज में ही आती थी। तीसरी अवस्था थी इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी। इसमें रिवर्सिबिलिटी, कॉन्क्रीट थिंकिंग और इगोसेंट्रिज्म में कमी ये सब इसमें आ जाता था। दूसरा बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता था, उनका समूह बनाने लगता था, उनका सीक्वेंस निर्धारित करने लगता था। अंतिम स्टेज आती थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो किशोरावस्था में होती थी और इस अवस्था में बच्चा माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी स्तर पर पढ़ने जाता है, ठीक है ना। और ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था थी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग और ये सब होती थी। डिसेंटरिंग होती थी और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा सृजनात्मकता से संबंधित होती थी। अब इससे आगे हम जो जीन पियाजे ने बहुत सारी टर्मोलॉजी गढ़ी, जो शब्दावली गढ़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने शुरू में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे के बारे में जाना। जीन पियाजे ने कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी थी, लिटरेचर लिखा था, उसके बारे में जाना। और साथ साथ हमने जीन पियाजे के सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। और उसके बाद हमने जीन पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं थी, 4 स्टेजेस जो थी, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उनके बारे में जाना। अब जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में अनेक ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जिसको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो जब 4 स्टेजेस मैंने बताई तो उसके बीच में इन सब शब्दावली या टर्मोलॉजी के बारे में भी बात की गई, लेकिन अलग से इसको हम जान लेते हैं क्योंकि
जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये पेडागोजी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जीन पियाजे ने अपने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट में किन किन शब्दों का प्रयोग किया उनको एक नजर में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अनुकूलन या अडप्टेशन, अपने सिद्धांत में अनुकूलन या अडप्टेशन का प्रयोग किया और इन्होंने इसके दो भाग किए। पहला तो था आत्म सत्करण एसिमिलेशन। पहला क्या भाग था? आत्म सत्करण यानी एसिमिलेशन, और दूसरा था समंजन यानी एकोमोडेशन। अब देखो, आत्म सत्करण या एसिमिलेशन क्या होता था? इसका मतलब होता था कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। और मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि एक अध्यापक जब कक्षागत शिक्षण के लिए जाता है तो वो पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान प्रदान करता है। और इसके लिए जीन पियाजे ने एक शब्द गढ़ा था जिसको हम कहते थे आत्म सत्करण। क्या कहते थे? आत्म सत्करण, और इंग्लिश में बोलते थे एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। दूसरा, उन्होंने अनुकूलन को, अडप्टेशन को समंजन यानी एकोमोडेशन में बांटा। इसका मतलब क्या था कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसमें परिवर्तन करना, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, पूर्व ज्ञान में संशोधन करके अपने चारों ओर के वातावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाना। इसी को जीन पियाजे ने समंजन या एकोमोडेशन कहा। इसमें समंजन या एकोमोडेशन में बालक अपनी संज्ञानात्मक संरचना को परिवर्तित करता है या अपनी संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करता है। तो इस तरह से आत्मसत्करण एसिमिलेशन और समंजन एकोमोडेशन, ये दोनों अनुकूलन अडप्टेशन के पार्ट थे। अब इसके बाद दो शब्द और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रयुक्त किए, एक तो केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण क्या था? केंद्रीकरण का मतलब था कि बालक समस्या के केवल एक पक्ष या एक पहलू पर ही ध्यान देता है। मान लीजिए कोई अध्यापक कक्षा में जाता है और वो बालक के सामने मिट्टी की समान आकार की दो गेंद या दो बॉल रखता है। वो बालक से पूछता है कि इन दोनों में क्या समानता है या ये दोनों बॉल्स कैसी हैं? तो बालक जवाब देगा दोनों बॉल आकार में सेम है। अब वो क्या करेगा? एक बॉल की मिट्टी को चपटा कर देगा, उसको लंबा कर देगा और वो पूछेगा कौन बड़ा है? तो बालक बताएगा कि जो चपटी है वो लंबी हो गई, अब वो आकृति बड़ी है, जबकि वो दोनों सेम थी, दोनों में बराबर मटेरियल लगा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर बालक केवल समस्या के एक पक्ष, वन एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दे रहा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केंद्रीकरण। क्या कहा इसको जीन पियाजे ने? केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या था? यानी केंद्रीकरण में बालक समस्या समाधान के केवल एक तरीके पर ध्यान देता है, अन्य तरीके पर ध्यान नहीं देता। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंटरिंग, इसमें क्या था कि बालक समस्या समाधान के अलग अलग तरीके सीखता है, समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखने लगता है। वो जब अध्यापक बोल के मटेरियल को लंबा कर देता है तो तब भी बालक ये कहता है कि नहीं, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों में समान मटेरियल लगा हुआ है। इसके बाद आता है संतुलीकरण। संतुलीकरण मतलब बैलेंस बिठाना, किस किस के मध्य बैलेंस बिठाना। आत्मसत्करण एसिमिलेशन यानी जब बालक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, या समंजन एकोमोडेशन जब बालक अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है, अपनी संज्ञानात्मक संरचना को परिवर्तित करता है या अपनी संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करता है। तो आत्मसत्करण और समंजन, इन दोनों के बीच जब बैलेंस होता है उसको जीन पियाजे ने कहा संतुलीकरण। अब जीन पियाजे ने एक और शब्द यूज किया अपने सिद्धांत में, ये सब चीज हम पढ़ चुके, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी, जो 18 से 24 माह के बीच में होती थी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है कि अगर बालक के सामने कोई वस्तु नहीं है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, यानी किसी वस्तु के सामने ना होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहना, ये वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहलाता है। इसके बाद आता है स्कीमाटा। स्कीमाटा का मतलब होता है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया, और स्कीमा का जो बहुवचन होता है उसको कहते हैं स्कीमाटा। इसमें क्या होता है? ये एक विधि होती है, ये एक टेक्निक होती है या एक मेथड होता है जिसके द्वारा मस्तिष्क
पिछले अनुभव के आधार पर, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर नॉलेज को व्यवस्थित करता है, ज्ञान को व्यवस्थित करता है। यानी स्कीमा का बहुवचन होता है। यह एक विधि होती है जिसके आधार पर मस्तिष्क अपने पूर्ण अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है। होता क्या है कि जब एक बालक सेंसरी मोटर स्टेज में प्रतिवर्ती क्रिया करता है, यानी वो इस तरह की क्रिया करता है जिसके पीछे कोई उद्देश्य तत्व सम्मिलित नहीं होता, लेकिन जब इन क्रियाओं में, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं के स्थान पर बच्चे की क्रियाओं में उद्देश्य तत्व का समावेश हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं स्कीमाटा। अब एक और शब्द यूज किया था सिगमंड फ्राइड ने, अनुभवातीत तर्क, ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। अब अनुभवातीत तर्क से क्या मतलब होता है कि इसमें बालक विशिष्ट से विशिष्ट हो जाता है। जैसे कि ए बै, तो बालक ये समझेगा कि ए के साथ बै हमेशा आएगा। या बालक को ये पता है कि उसके गांव के बस स्टॉप से बसें शहर में जाती है और वह एक दिन बस में बैठकर अपने माता पिता के साथ शहर में गया, तो यहां पर उसका अनुभवातीत तर्क क्या होगा, वह यह समझेगा कि बस अड्डे से सारी बसें शहर की तरफ जाती है, सारी बसें शहर में ही जाती है। इसके बाद आता है जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर न समझना। यानी निर्जीव वस्तुओं को भी बालक सजीव समझने लगता है। जैसे एक बालिका गुड़िया के साथ अपनी बहन की तरह व्यवहार करने लगती है, उसे अपने साथ सुलाती है, उसका कंघा करती है, उसे नहलाती है, धुलाती है। ऐसी निर्जीव चीजों को जब सजीव समझने लगते हैं तो उसको एनिमिज्म कहते हैं। यानी निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं में अंतर न कर पाना, या निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु को एक ही समझना एनिमिज्म कहलाता है। इसके बाद आता है अहम भाव, जिसको कहते हैं इगोसेंट्रिज्म। अहम भाव या इगोसेंट्रिज्म में बालक यह समझता है कि वो जो कर रहा है वो ही ठीक है और जो उसके आसपास है वो ही सब दुनिया है, वही एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और वो पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि से देखता है। बालक पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि से देखता है, वो यह समझता है कि जो वह कर रहा है वो सब सही है। तो इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म। जब इसमें कमी आने लगती है इगोसेंट्रिज्म में, तब बालक यह समझने लगता है कि केवल वो ही सही नहीं है बल्कि दूसरे लोग जो कह रहे हैं वह भी सही है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने इन शब्दों को अपने सिद्धांत में प्रयुक्त की, जीन पियाजे ने इन शब्दों को अपने सिद्धांत में प्रयुक्त किया और जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।